पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी त्रिपाठी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जयंत सिन्हा जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री जनाब फिरहाद हकीम जी, भारत सरकार के वित्तीय सेवा सचिव श्रीमान हसमुख अढ़िया जी, श्रीमान हेमंत कॉन्ट्रैक्टर जी, श्री टी.एस. विजयन जी, विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम कलकत्ता के एक सभागृह में हो रहा है, लेकिन देश के 115 स्थानों पर साइमल्टेनियस ये कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में उपस्थित भी सभी महानुभावों को मैं अपने प्रणाम करता हूं। आज पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती का पावन पर्व है। बंगाल का स्मरण करते हुए हर एक हिंदुस्तानी का सर ऊंचा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। भारत के ऐतिहासिक जीवन की अनेक घटनाएं हैं जिसकी प्रेरणा इस धरती से मिली। अगर परिवर्तन का कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी धरती से हुआ। और गोखले जी कहा करते थे कि बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्तान बाद में वही सोचता है। और ये धरती एक समय था जब हिंदुस्तान की आर्थिक विकास की पूरी बागडोर उसके हाथ में थी। भारत की आर्थिक गतिविधि बंगाल से केंद्रित होती थी। इस धरती की विशेषता रही है कि मां दुर्गा की तो पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन इसे सरस्वती के भी आशीर्वाद हैं और साथ साथ लक्ष्मी के भी आशीर्वाद रहे हैं। और जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को आशीर्वाद मिले हो, ऐसी ये धरती रही है। औद्योगिक जगत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, यही धरती है जिसने बहुत बड़ा योगदान किया है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में उल्लेख कर रही थी कि गांवों में बैंक भी नहीं है। 60 साल का हिसाब है ये। उनकी ये पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी क्योंकि उनको भरोसा है अगर करेगा तो यही करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन
इस देश को, गरीब को कभी हमें बैंक में देखने को अवसर नहीं मिला था। आज भी ये जो स्कीम लेकर के हम आए हैं, 80 से 90% इस देश के लोग हैं जिनको कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिनको कोई पेंशन की संभावना नहीं है। 125 करोड़ का देश, 80-90% जनसंख्या इन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के भाग्य में उसके न लिखे हो तब कितनी पीड़ा होती है। और ये सारी योजनाएं जन्म ले रही हैं, आ रही हैं, वो गरीबों के प्रति हमारे दायित्व में से, गरीबों के प्रति संवेदना में से। और हम विकास कितना ही करें, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाएं, प्राप्त करें, लेकिन अगर इसके सुफल गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। और इसलिए एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले, इसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के हम आए, 15 अगस्त को मैंने घोषित किया, 26 जनवरी तक पूरा करने की कल्पना थी, लेकिन देश के बैंक में काम करने वाले सभी मित्रों ने इतनी मदद की, एक ऐसा जन आंदोलन बन गया। 15 करोड़ नए खाते खोल दिए और आज देश में करीब 95% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा होती है, बैंकिंग सेक्टर, उससे जुड़ गए, जो कभी आधे भी नहीं थे। ये काम 100-125 दिन में पूरा कर दिया। और मैंने गरीबों को कहा था कि ये देश आपके लिए, ये सरकार आपके लिए, बैंक आपके लिए है। आपको एक पैसा देना नहीं है, बैंक का खाता खोलना है, 0 बैलेंस है। लेकिन गरीबों में अमीरी बहुत होती है। अमीरों की गरीबी की तो चर्चा करने की हिम्मत लोगों में कम होती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हमने तो कहा था 0 बैलेंस से खाते खोलेंगे, लेकिन मैं आज उन गरीबों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मन में सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जो 15 करोड़ बैंक खाते खुले, उसमें 15,800 करोड़ रुपया राशि गरीबों ने जमा कर। इस देश के गरीबों की अमीरी की ताकत देखिए, और तब जाकर के मन करता है इन गरीबों के लिए कुछ करते रहना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, गरीबों को सहारा नहीं चाहिए। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे कार्यकलाप बदलने होंगे, हमारे तौर तरीके बदलने होंगे। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। अगर उसके शक्ति मिलेगी तो गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और गरीबी से मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार है। उसे शक्ति देने की आवश्यकता है। और आज जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं बोल रहा हूं, तब गुरुदेव ने 1906 में आत्मत्राण इस कविता में जो लिखा था, मैं समझता हूं 1906 की वो बात
आज 2015 में भी हमें लागू होती है। गुरुदेव ने कहा था, इट इज नॉट माई प्रेयर दैट यू विल सेव मी फ्रॉम डिफिकल्टीज, गिव मी द स्ट्रेंथ टू ओवरकम द डिफिकल्टी, डू नॉट टेक अवे माई बर्डन और कंसोल मी, गिव मी द कैपेसिटी टू बियर माई बर्डन। ये बात गुरुदेव जी ने कही थी और आज हमारा संकल्प है उस आदेश का पालन करना जो गुरुदेव ने दिया है। और उसी में से ये योजना और कलकत्ते की धरती पर हो रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है जो चीज इस धरती से प्रारंभ होती है वो फिर आगे बढ़ती ही बढ़ती जाती है, परिणाम मिलता ही है। और रविंद्रनाथ जी के गुरुदेव की जन्म जयंती पर कोई चीज प्रारंभ होती हो और उन्होंने जो भावना व्यक्त की थी उसी की अभिव्यक्ति होती हो तो मुझे विश्वास है गुरुदेव के आशीर्वाद इस योजना को सफल बनाएंगे और देश के गरीबों को एक नई शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रतिपादित होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की तब कई लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आज अनुभव ये आ रहा है कि गरीबों के लिए एक के बाद एक योजनाएं, एक बार बैंक खाता खुल गया तो हम बात वहां रोकना नहीं चाहते थे। वो तो हमारा फाउंडेशन था। हम एक के बाद एक हमारी बातें अनफोल्ड करते चले जा रहे हैं। हमने कहा आपको हैरानी होगी, इस देश में कुछ लोगों को सरकारी पेंशन मिलता है, करीब 35 लाख लोग, करीब 35 लाख लोग। और कितना पेंशन मिलता था? किसी को 7 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 125, किसी को 250। बेचारों को पेंशन लेने के लिए जाना है इस उम्र में, ऑटो रिक्शा में जाए या बस में जाए तो पेंशन से ज्यादा खर्चा उसका बस में जाने का होता था। लेकिन ये चल रहा था। हमने आकर के तय किया कि जिसको भी पेंशन मिलता है 1000 से कम किसी को नहीं होगा। और हमने देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? गरीब सम्मान से जिए, उसे शक्ति चाहिए। वो शक्ति देने का प्रयास, उसको हमने आगे बढ़ाया। हमारे देश में कभी कभी लोगों को लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं ना, वो देश में बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। उनका योगदान है लेकिन बहुत सीमित है। देश के अर्थतंत्र को कौन चलाता है? जो छोटा सा कारोबार करने वाला व्यक्ति है, चौराहे पर खड़े रह करके सब्जी बेचता है, धोबी की दुकान चलाता है, बिस्किट बेचता है, चाय पान का गल्ला चलाता है, कपड़े बेचता है, रेडीमेड गारमेंट बेचता है। छोटे छोटे लोग। हिंदुस्तान में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ये लोग देश के अर्थतंत्र को गति देते हैं। और बड़े बड़े औद्योगिक घराने बहुत कम लोगों को रोजगार देते हैं। ये 5-5.5 करोड़ जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, वे करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, यानी 14 करोड़ परिवारों का पेट भरने का काम इनके द्वारा होता है। और उनकी टोटल संपदा जो है इतने सारे लोगों की बहुत ज्यादा नहीं है कि 11-12 लाख करोड़ रुपया है। और वो जो पैसा उनको चाहिए इंटरेस्ट से, बाजार से, कोई बैंक वाला उनको पैसा नहीं देता है, क्योंकि व्यापारी बड़े छोटे हैं। इन सबका एवरेज जो कर्ज है वो 17,000 रुपीज है। एवरेज अगर निकालिए तो 17,000। उनको साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है, उस प्रकार की कंपनियों के वहां जाना पड़ता है पैसा लेने के लिए कि जिसमें उनका खून चूस लिया जाता है।
हम गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार होने के कारण हमने एक मुद्रा बैंक का कंसेप्ट इस बजट में लाए। और बजट में लाए इतना ही नहीं, अभी तो बजट सत्र चल रहा है, वो मुद्रा बैंक का काम आरंभ हो गया। और उसके अंतर्गत ये जो 5.5 करोड़ सामान्य लोग हैं, जिनको 5,000 10,000 रुपया भी मिल जाए तो बहुत तेजी से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, उनको बैंक लोन देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया है। उनको पैसे मिलने चाहिए, सरकार सामने से जाकर के पूछ रही कि बताओ भाई, तुम्हारे आगे बढ़ने की कोई योजना है क्या? गरीबों के लिए काम करना है, एक के बाद ऐसे कैसे काम होते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहां हम करप्शन के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो इस प्रकार के लीकेजेस को अपने आप ताले लग जाएंगे। हमारे यहां गैस सिलेंडर लेने वालों को सब्सिडी मिलती है, अमीर हो गरीब हो सबको सब्सिडी मिलती है। हमने तय किया कि सब्सिडी डायरेक्ट बैंक के खाते में जाएगी। जनधन अकाउंट खोल दिए और उस बैंक के खातों में जिसके पास गैस सिलेंडर है, डायरेक्ट सब्सिडी। ये दुनिया का सबसे बड़ा विक्रम है कि करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में भारत सरकार सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी देती है। और उसके कारण पहले किसी न किसी नाम से सब्सिडियां जाती थी, वो सारा बंद हो गया। पहले की तुलना में बहुत बड़ा फर्क आया है। आंकड़ा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ खोज करने वाले लोग इसको खोजें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अरबों खरबों रुपयों का लीकेज था, अरबों खरबों रुपयों का, वो हमने रोक दिया। जनधन अकाउंट खुलते ही उसके फॉलोअप पे किस प्रकार से काम होता है, इसका उदाहरण है। और आज 3 नई योजनाएं हमारा देश, हमने जब मुद्रा बैंक लाए तो हमने कहा था फंडिंग टू अनफंडेड। जिनको फंड नहीं मिलता है, जिनको पैसे नहीं मिलते, उनको फंड देंगे। जब हम जनधन योजना लेकर के आए थे, हमने कहा था जिसको बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है उसको बैंकिंग की व्यवस्था, जिसका खाता नहीं उसका खाता खोलेंगे। और आज हम आए हैं कि जिसको सुरक्षा का कवच नहीं है उसको हम सुरक्षा का कवच देंगे। एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी फिल्म में हमने देखा, बड़ा चोट पहुंचाने वाला डायलॉग था कि 12 रुपये में कफन भी नहीं मिलता है। 12 रुपये में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम लेकर के हम आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है, ये संकट गरीब को आता है। फुटपाथ पर सोता है, बेचारे को मरना पड़ता है। साइकिल लेके जाता है, मर जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, बस के नीचे आता है, मरता है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और इसलिए एक जागरूकता है, भागीदारी भी बने। और जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमें आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश है, उसको शक्ति दो। ये शक्ति देने का प्रयास। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और अगर इंजरी हो गई तो 2 लाख रुपया भी मिल सकता है, 1 लाख रुपये मिल सकता है। आप भी सोचिए, आपके यहां ड्राइवर होगा, आपके यहां झाड़ू पोता करने वाला कोई बाई काम करती होगी, खाना पकाने वाला कोई काम करता होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि 12 रुपया खुद आपके जेब से देकर के उसको सुरक्षा का बीमा नहीं निकाल सकते आप? मैं उन देश के करोड़ों लोगों से आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी जेब से, अपने यहां जो काम करने वाले लोग हैं,
आपका ड्राइवर हो, आपकी सोसाइटी का लिफ्टमैन हो, गरीब लोग जो जिसके साथ आपका नाता, आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाने आता है, आप उसे कहिए मेरे लिए 12 रुपए कुछ नहीं है, एक शाम को कभी कॉफी पीने जाता हूं तो भी 12 रुपए से ज्यादा खर्च करके आ जाता हूं, मैं तेरे लिए खर्च करूंगा। और अगर एक किस्त बैंक में जमा कर दी और बैंक वालों को कह दिया कि इसके ब्याज उसके काटते रहिए, मुझे बताइए उसके जीवन को कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। और वो कभी आपको छोड़ के जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहले वाला जो 12 रुपये वाली स्कीम है, नेचुरल कैलेमिटी में भी अगर किसी के मृत्यु होती है तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आज ऐसी स्कीम नेपाल में हुई होती तो नेपाल में जो हादसा हुआ उन परिवारजनों को सबको मदद मिलती। और नेचुरल कैलेमिटी हमारे हाथ में नहीं होती है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं तो पता नहीं कितने डॉक्टर आपको चेक करते हैं, कितना मेडिकल चेकअप होता है, कितनी, और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसका बीमा मिल सकता है। ये पहली बार इस प्रकार की सोच के साथ हम आए थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, और पर डे 1 रुपये से ज्यादा नहीं है, 330 रुपया ने एक दिन का 1 रुपया। अगर आप अपने ही उस एम्प्लॉय को, इवन हाउसवाइफ भी अपना इंश्योरेंस निकाल सकती है। आप अपने छोटे मोटे काम करने वाले, अपने घर के साथ दुकान में काम करने वाले लोग, उनसे भी ये करवा सकते हैं। आप विचार कीजिए, 330 रुपया एक व्यक्ति के लिए साल में खर्च करना, न उनके लिए कोई कठिन है, न कोई उनके लिए करे तो भी कठिन नहीं है, लेकिन एक समाज को सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और तीसरी हमारी योजना आज जिसका हम प्रारंभ कर लें, अटल पेंशन योजना। आप देखिए, हिंदुस्तान में 10-15% लोगों को ही ये नसीब होता है पेंशन। बाकी सबके लिए बुढ़ापा कहां बिताएंगे, चिंता का विषय। कैसे बिताएंगे, चिंता का विषय। हमारे 60 साल से ऊपर के लोगों की जिंदगी कैसी हो। ये योजना ऐसी है जिसको वोट से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये योजना का लाभ जब वो 60 साल का होगा तब शुरू होगा। और अभी तो लगेगा हाँ यार योजना में जोड़ गया, लेकिन जब लाभ मिलने शुरू होगा ना, तब उसको रविन्द्रनाथ टैगोर की याद आएगी, तब ये कोलकाता के कार्यक्रम की याद आएगी, और तब ये प्रसंग याद आएगा, हाँ यार उस दिन ये हुआ था। अब बुढ़ापे में बच्चे तो नहीं देख रहे, लेकिन मोदी जी कुछ करके गए थे यार, कुछ काम आ। सामान्य रीते राजनेता उन योजनाओं को लाते हैं जिसके कारण अगले चुनाव में फायदा हो जाए, लेकिन मैं राजनेता नहीं, मैं एक प्रधान सेवक के रूप में आया हूं। और इसलिए आज जो योजना लाया हूं उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आपके भीतर की शक्ति हो, आपकी अपनी शक्ति हो, आप अपना गौरव के साथ बुढ़ापा भी बिता सकें। अगर आपकी आवश्यकता 1000 रुपए की पेंशन है तो उसकी स्कीम है, 2000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 3000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 4000 चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 5000 चाहते हो उसकी स्कीम है। और जून महीने से मई महीने तक का उसका टेन्योर है, उसमें जुड़ने का। बचत आपको करनी है, लेकिन ये पहली बार ऐसी पेंशन स्कीम है कि सरकार उसमें गारंटी देती है, और आपके पैसे कम पड़ गए तो पैसे भरने का जिम्मा सरकार लेती है। अगर आपको उसका रिटर्न कम मिलेगा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेती है, और उसके कारण
सामान्य गृहिणी भी ये अटल पेंशन योजना के साथ जुड़ सकती है। किसान, कभी किसान ने सोचा है कि मेरे लिए पेंशन हो सकता है? इस योजना के साथ अगर आज 18 से 40 की उम्र का किसान का बेटा जुड़ जाता है तो वो जब 60 साल का होगा अपने आप उसकी पेंशन आना शुरू हो जाएगा। एक सुरक्षा का माहौल बनेगा और उसी माहौल को बनाने के लिए सामान्य मानव के जीवन में और खास करके गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो जीवन को एक संतोष से जीना चाहते हैं उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। और इसलिए वोट की राजनीति से हट करके भी समाज में अगर शक्ति पैदा करेंगे तो शक्तिशाली समाज स्वयं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनकर के खड़ा हो सकता है। और हमारी कोशिश ये है, हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, लेकिन उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सिपाही, हम गरीबों को वो ताकत देना चाहते हैं, वो स्वयं इस गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के हमारे सिपाही बने।